अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेटे, क्या हाल है, कैसे हैं बच्चों? आज के लेक्चर में हम हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन के हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम करते हैं बाय स्ट्रक्चर मेथड एंड बाय फार्मूला ट्रिक, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है। तो दोनों को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चरल मेथड और फार्मूला को हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का इल्म होना ज़रूरी है। तो आइए पहले टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर कुछ बात कर लेते हैं, जान लेते हैं वो कितनी हैं। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड एग्जांपल्स हम देखते हैं एंड एग्जांपल्स जो दो तीन रह गई हैं टाइप, उनको देखेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। आपने अभी पढ़ी है एक एस और एक पी हिस्सा ले, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आती है जी? सर जी एस पी एस पी। और अगर एक एस दो पी हिस्सा लें तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आती है अभी? सर जी sp2 और sp2 किस तरह की होती है वो हमने अभी देखी है इसी लेक्चर में कि ये sp2 तीन sp2 ट्राइंगुलर शेप में मौजूद होते हैं। आप दोनों के दरमियान एंगल 120 का। अभी जो sp देखी है, ये दो sp सेंटर एटम के इर्द 180 के फॉर्म पर होते हैं, लीनियर होते हैं। और sp3 इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन के एक पार्ट वाले लेक्चर में हमने देखा है कि अगर एक s 3p हिस्सा लें तो ये आपके पास होती है sp3 बड़ी डिटेल में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें चार sp3 इस तरह रेंज पाते हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम और पोजीशन मिनिमम, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री गेन करते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हर दो के दरमियान एंगल 109.5 का होता है। ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ चुके हैं। ये sp3 वाली लेक्चर ए पार्ट में, और ये जो आपके पास sp2 और sp ये अभी पड़ी है। अब इसी तरह आपके पास नेचर ऑफ आई और वाइटल्स पर डिपेंड करते हुए तीन और हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हमारे पास एक एस 3p हो और 3p के साथ एक डी, पहले आप देखें हमारी s और p वाली मुकम्मल हो चुकी है, sp3 sp2 और s। तो अब हम d को साथ शामिल कर रहे हैं। एक s 3p और एक d अगर हमारे पास शामिल हो तो ये आपके पास 5 ऑर्बिटल्स हासिल होंगे, ठीक है। और इसको हम कहेंगे sp3d। sp3d इसको क्या कहेंगे? sp3d, या आपके पास sp3d है। और अब इसमें जो सेंट्रल एटम होगा ये दरमियान में होगा, और तीन एंगल जो तीन sp3 है ये ट्राइगोनल शक्ल बनाएंगे, ठीक है भैया। तीन आपके पास ये ट्राइंगल और इनके दरमियान एंगल 120, ये sp3d sp3d sp3d। और जो बकाया दो बल बचे वो आउट ऑफ प्लेन होंगे, एक इस तरह राइट एंगल पर, एक इस तरह राइट। ये आपके पास sp3d sp3d, ये इसको हम कहते हैं, ये देखें ये पहले आपके पास ट्राइगोनल बनी है, ये इसको ट्राइगोनल, तीन जो है सेम प्लेन वाले उनको हमने क्या कहा? ट्राइगोनल। तीन सेम प्लेन वालों को क्या है? ट्राइगोनल। अब दो बाहर है, एक ऊपर और एक नीचे, एक ये पैरामीटर हो गया उभार एक, तो इसको हम कहेंगे बाई पैरामीटर।
बाई पैरामीटर। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास होगी ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। अच्छा, ये जो ट्राइगोनल है, इन तीनों के दरमियान एंगल 120 का, 120 का, 120 का। ये जो ऊपर और नीचे दो भाग बाई पैरामीटर है, इनका इनके साथ एंगल जो है वो 90 का है। किसका? 90। और जो है स्क्रीन के ऊपर भी इसकी स्ट्रक्चर वाज़ेह हो रही होगी, आप उसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। इसमें आ सकती है आपके पास PCl5। P अगर हम दरमियान में रखें, Cl ये 3 Cl ट्राइगोनल हो गए, चौथा Cl ये बाई पैरामीटर की शक्ल। ठीक हो गया बच्चों? इसको नोट कर लें। अगर एक S 3 P और एक D हिस्सा ले तो ये आपके पास sp3d है, और इसकी जो ज्योमेट्री बनती है कि इसमें जो 5 sp3d है, इस तरह अरेंज करेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्शन ये आपके पास ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। पहले 3 ट्राइंगुलर एक प्लेन में आ जाएंगे, 2 ऊपर और नीचे 90 के एंगल पर ओवल की शक्ल पैरामीटर की शक्ल में आ जाएंगे। इसके बाद जी अगले ज्योमेट्री देखते हैं, जिसमें एक और डी मिक्स कर लेते हैं, एक और डी मिक्स कर लेते हैं, एक और डी मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें देखें, एक S 3 P 2 D, तो ये आपके पास आ जाएगी sp3d2, sp3d2। अब इसमें कितने जितने मिक्स होते हैं उतने नए हासिल होते हैं, ये 6 है। तो आपके पास 6 और हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपने सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द तरतीब देना है। तो ये ज्योमेट्री देते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये आपके पास जो 6 ऑर्बिटल्स हैं सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इस तरह तरतीब देते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्शन के नतीजे में जब ये स्टेबल होते हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप हासिल। देखते हैं आपके पास ये दरमियान में सेंट्रल एटम, अब 4 ऐसे आ जाएंगे स्क्वायर प्लेन में, या आपके पास 4 sp3d2, 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 ये स्क्वायर प्लेन में आते हैं, और इनका आपस में एंगल 90 का होगा। ठीक हो गया? ये प्लेन। ठीक है, अब 4 तो हो गए मुकम्मल, एक ऑक्टाहेड्रल, तो एक इस तरह ऊपर अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ये आपके पास। अब इनके दरमियान एंगल जो है वो 90। ठीक हो गया? ये आपके पास है। अब इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं? इसकी 8 फेस बनते हैं। देखिए, अगर आप यहां पर गौर करें, 4 तो ऐसे हो गए, और ये 5वां और ये 6वां। आप जरा गौर करें, इसको आप ये वाला जो है इसको इधर मिलाएं, 4 फेस ऊपर बनेंगे, ये 4 फेस ऊपर बनेंगे, ठीक है, और 4 फेस इसी तरह नीचे बनेंगे। जरा गौर करें, 1 2 3 4। अब 4 फेस अबव द प्लेन, 4 फेस बिलो द प्लेन, इसलिए इसको हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, इसलिए इसको हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन की जिसमें एक S3P और 2D हिस्सा लेते हैं, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसकी भी जो डायग्राम है स्क्रीन के ऊपर आ रही है, इसको अच्छे तरीके से देख लें। अच्छा जी, अब अगर हम एक भी और मिक्स कर लें, एक भी और मिक्स कर लें, तो ये आपके पास बनेगी sp3 D3, एक S 3P 3D, sp3 D3 आपके पास। अच्छा,
जो ऑक्टाहेड्रल के पीछे आपने पढ़े हैं बेटा, उसकी एग्जांपल आपके पास हेड्रल की SF6 ले सकते हो कि S के साथ 4F स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है, और SF6 का है हमने ये आपके पास, इसकी एग्जांपल मैं दे दूंगा। F एक ऊपर और एक नीचे, अब ये 4 ऊपर फेस बनेंगे 4 नीचे, ये ऑक्टाहेड्रल SF6 की एग्जांपल है जो हमें आपने पढ़ी है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल। अच्छा जी बेटा, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि 3D 3P और 1S sp3d3, तो इसमें देखिए कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, 7, इनमें 7 मिक्स हो रहे हैं 7, तो ये इसमें ये 7 sp3d3 इस तरह अरेंज करेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन, स्टेबिलिटी गेन करके जो ज्योमेट्री हासिल करते हैं वो करते हैं ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। अब ये जो दो होते हैं, ये दो भार होते हैं, यानी आप पेंटागोनल, सॉरी पेंटागोनल। अब ये जो पेंटा है ये 5 एक प्लेन में होंगे और 2 को नीचे भार में, जिसे ट्राइगोनल में था, ट्राइगोनल 3 ट्राइगोनल बाई पैरामीटर स्ट्रक्चर में था, sp3d में था, उसमें क्या था, ट्राइगोनल जो है वो एक प्लेन में थे बाई पैरामीटर, एक ऊपर भार पैरामीटर एक नीचे, ट्राइगोनल में 3 एक प्लेन में ट्राइगोनल, एक पैरामीटर उभार ऊपर एक और एक नीचे, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। इसी तरह 5 पेंटागोनल एक प्लेन में होंगे बाई पैरामीटर, एक पैरामीटर उभार ऊपर और एक नीचे। देखें जी 7 है, तो बच्चा देखें जो 5 हैं ये एक ही प्लेन में होंगे, ये तीसरा हो गया, ये चौथा और ये 5वां। अब ये देखें आपके पास, अब ये 5 एक ही प्लेन में है जी, 1 2 3 4 और 5, sp3d3 sp3d3 sp3d3। अब जो ये एक ही प्लेन में है तो इनको पेंटागोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटागोनल। अच्छा, जो दो उभार है बाई पैरामीटर, दो उभार है, एक जो है वो यहां पर अबाव द प्लेन होगा sp3d3, और अच्छा एक इस नीचे बिलो द प्लेन होगा sp3d3। ये 7 पूरे हो जाते हैं। यह डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर भी आ रही है। sp3d3 5 एक ही प्लेन में, 1 2 3 4 5, तो इनको कहते हैं पेंटागोनल। एक अबाव द प्लेन sp3d3, एक बिलो द प्लेन, तो ये स्ट्रक्चर आपके पास पेंटागोनल बाई पैरामीटर है। दो बार बिल्कुल उसी तरह ट्राइगोनल बाई पैरामीटर की तरह, जिसमें 3 ट्राइगोनल एक प्लेन में थे, एक पैरामीटर ऊपर एक नीचे, तो उसे ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। यहाँ पर 5 एक ही प्लेन में पेंटागोनल, एक ऊपर पैरामीटर एक नीचे बाई पैरामीटर। तो ये स्ट्रक्चर मुकम्मल हुई, क्योंकि हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ये आपको आनी चाहिए थी। तो इसमें हमने देखी है कितनी तरह की होती है। अगर एक एस और एक पी हिस्सा ले, एसपी लीनियर शेप होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है, नॉट शेप। अच्छा, एक एस दो पी हिस्सा ले, sp2 है, ट्रायंगुलर होती है। एक एस 3 पी हिस्सा ले, टेट्राहेड्रल होती है। अगर एक एस और एक पी हिस्सा ले रहा हूँ, sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर ज्योमेट्री। अगर एक एस और दो पी हिस्सा ले रहा हूँ, sp2 ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। अगर एक एस और 3 पी हिस्सा ले रहे हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर एक एस
3 p और एक d हिस्सा ले रहा हूँ sp3d ट्राइगोनल बाई पैरामीटर ज्योमेट्री। अगर एक s 3 p और 2 d हिस्सा ले रहा हूँ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर एक s 3 p और 3d हिस्सा ले रहा हूँ sp3d3 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन और इसकी पेंटागोनल बाई पैरामीटर ज्योमेट्री होती है। तो बेटा आइए हम हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन से पहले ये जो पेंटागोनल बाई पैरामीटर ज्योमेट्री हमने पढ़ी है बेटा, इसकी एग्जांपल IF7 होती है। IF7 I के साथ 5 पेंटागोनल प्लेनर में और एक है above the plane और एक below the plane। तो जी आइए अब how to find the hybridization। और अच्छा जी, how to find हाइब्रिडाइजेशन के हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम करते हैं। मसलन SO4 सल्फेट में सल्फर की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, SN आपके पास इन SO2 में क्या है हाइब्रिडाइजेशन S की इन SF6 में क्या है, ठीक है, इसमें क्या है हाइब्रिडाइजेशन मालूम करें। तो हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के दो तरह से की जाती है, एक बाय स्ट्रक्चर से मालूम करेंगे। तो आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए। स्ट्रक्चर हमें क्या क्या चीज देती है जिससे हम मालूम करते हैं, सिंगल बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। स्ट्रक्चर जब हम मालूम हो तो स्ट्रक्चर से हमें सिंगल बॉन्ड और लॉन पेयर पता चल जाते हैं, तो उनकी मदद से हम हाइब्रिडाइजेशन मालूम करते हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड का लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के लिए और लॉन पेयर के लिए पाई के लिए नहीं है। दूसरा सुपर ट्रिक फार्मूला, एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, उसको इस्तेमाल करते हुए आप मालूम कर लोगे। सुपर ट्रिक फार्मूला कब इस्तेमाल होता है, व्हेन स्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल। जब आपको स्ट्रक्चर नहीं आती या अवेलेबल नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं आती या अवेलेबल नहीं है, तो उस वक्त आप फार्मूला पहले स्ट्रक्चर को अप्लाई करें, स्ट्रक्चर से मालूम कर लेंगे। अगर स्ट्रक्चर नहीं आती तो उस वक्त इसको मसलन आप देखिए आपके पास ज़नान आपके पास डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड या ज़नान हेक्साफ्लोराइड, इनकी स्ट्रक्चर इजी नहीं है, तो इनको हम बाय सुपर ट्रिक फार्मूला, जहां स्ट्रक्चर ना अवेलेबल हो सके ना मालूम हो वहां सुपर ट्रिक फार्मूला। पहले जी बाय स्ट्रक्चर मेथड हम मालूम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का मालूम करना, ठीक है। तो बाय स्ट्रक्चरल मेथड कह ले, तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए जो हमारे पास Z होता है ये बराबर होता है सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम के। आपको स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड और लॉन पेयर जो सेंट्रल एटम होते हैं उनको जब जमा करेंगे तो वो Z की वैल्यू देगी। स्ट्रक्चर के अंदर सेंट्रल एटम के ऊपर सिंगल बॉन्ड और लॉन पेयर को जब हम जमा करेंगे तो वो Z के बराबर होता है, यानी Z इज इक्वल टू सिंगल बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। तो इसकी वैल्यू से हमें हाइब्रिडाइजेशन का अंदाजा होगा जी। Z एंड वर्सेस हाइब्रिडाइजेशन के किस वैल्यू पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर हमारे पास Z की वैल्यू आती है 2 तो SP हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर वैल्यू आती है 3 SP2
हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर इसकी वैल्यू आती है 4 तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर इसकी वैल्यू आती है 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर इसकी वैल्यू आती है 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर इसकी वैल्यू आती है 7 sp3d3 होगी। और हमें पता है जो sp होती है ये लीनियर ज्योमेट्री रखती है और sp2 ट्रायंगुलर ज्योमेट्री रखती है और sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखती है और sp3d ट्राइगोनल बाई पैरामीटर ज्योमेट्री रखती है। बाई पैरामीटर और sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखती है और sp3d3 ट्राई पेंटागोनल बाई पैरामीटर ज्योमेट्री रखती है। अच्छा, ये ज्योमेट्री बच्चों जानना जरूरी है और ये आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई जा रही है। इन्हें अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर रहे हैं। sp की क्या है, sp3d की क्या है, sp3d2 की क्या है, sp3d3 की क्या है, ताकि फिर आप इससे हाइब्रिडाइजेशन का अंदाजा कर सकें। ये जानना जरूरी है। स्क्रीन के ऊपर आ रही है। तो बच्चों जरा गौर करें कि जो ये z की हाइब्रिडाइजेशन के लिए वैल्यू sp2 sp2 के लिए 3 sp3 के लिए 4 sp3d के लिए 5 sp3d2 के लिए 6 sp3d3 के लिए 7 होती है। तो इसको हम इस तरह लिंक भी कर सकते हैं क्योंकि एक s और एक p मिलकर दो नए s हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। sp में चूंकि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इसलिए इसकी वैल्यू z2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चूंकि तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इसलिए z की वैल्यू 3। sp3 में चूंकि 4 sp3 होते हैं इसलिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने की वजह से इसलिए इसकी वैल्यू 4। sp3d चूंकि ये 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे तो इसलिए z की वैल्यू 5। यहाँ पर एक s 3 p और 2 d मिलकर 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए इसकी z की वैल्यू 6। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि 7 एक s 3 d मिलकर 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने की वजह से z की वैल्यू 7 होती है। और इसको कैलकुलेट तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे बाय स्ट्रक्चर के नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। तो हाइब्रिडाइजेशन मालूम करते हैं सल्फर इन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में। तो सल्फर की जो स्ट्रक्चर होती है सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ फिर डबल बॉन्ड और इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, ये होते हैं। अब यहाँ Z की वैल्यू नोट करें। अब देखें यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड ऊपर वाला पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड ऊपर वाला पाई बॉन्ड और ये ऊपर लोन पेयर। अब हाइब्रिडाइजेशन पाई के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये मैं बताया, सिग्मा और लोन पेयर के लिए होते हैं। यहाँ सिग्मा कितने हो गए, 1 2 2 सिंगल बॉन्ड हो गए, 2 ठीक है बाय फार्मूला। और लोन पेयर कितना है, 1 3, तो Z की वैल्यू आई 3। तो 3 वैल्यू के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 और इसकी शक्ल कौन, ज्योमेट्री कौन सी है, ट्राइएंगुलर, या आप बता सकते हैं। Z की वैल्यू हासिल करोगे सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर को नोट करके आप उसकी बता दोगे। फिर इसके बाद आ जाती है हमारे पास SO3, S इन SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर, सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर के ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, ये हमें पता है, ए आ गया। इसके अंदर नोट करें जी Z की वैल्यू। अब देखें पहला ये सिग्मा, ये ऊपर वाला पाई, एक सिग्मा होता है उसके अलावा जो बॉन्ड होते हैं वो सारे पाई होते हैं। याद रखें जब
किसी एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट के साथ जो पहला बॉन्ड बनाना है दैट इज सिग्मा सिंगल बॉन्ड, उसके अलावा दूसरा पाई, फिर तीसरा होगा वो पाई होगा। तो ये सिग्मा, ये पाई, ये आपके पास सिग्मा और ये पाई। अब पाई बॉन्ड के साथ तो लगनी है, हम यहाँ कितने सिग्मा है, कितने सिंगल बॉन्ड है, 3, 1 2 और 3 लॉन पेयर यहाँ कोई मौजूद नहीं है, तो z की वैल्यू सिर्फ 3 आ रही है। और z की वैल्यू जब 3 आएगी तो वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन सर। और आपके पास ज्योमेट्री कौन सी होगी, ट्राइएंगुलर, ये ट्राइएंगुलर। आप इस तरह बताते जाइए, एग्जांपल करते जाते हैं, बताते जाते हैं। अब इन H2S, सल्फर इन H2S, H2S के अंदर सल्फर की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी जी, H2S में देखें जी, सल्फर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, दूसरी के साथ भी सिंगल बॉन्ड, एक लॉन पेयर नीचे और एक लॉन पेयर ऊपर होता है, ये मैं बताया जी स्ट्रक्चर का। तो यहाँ Z की वैल्यू नोट करें जी। अब दो सिंगल बॉन्ड है, 1 2 सिंगल बॉन्ड हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। लॉन पेयर कितने हैं, एक ऊपर है और एक नीचे, 2 लॉन पेयर हो गए, तो टोटल कितने हो गए 4। तो 4 में कौन सी आएगी, 4 सर Z की वैल्यू जो 4 है वो sp3 को रिप्रेजेंट करती है, sp3। और ये स्ट्रक्चर कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। गोवा गाड़ी को चलने दे, इस तरह आप मालूम कर सकते हैं जी आसानी से। अब सल्फर इन SO4 माइनस 2, S इन SO4 माइनस 2, यहां पर सल्फर जो है 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, ये हमें बताया जी। आप जरा और करें, सल्फेट 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और 2 के साथ सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Z की वैल्यू हासिल करें जी यहाँ। अब ये सिग्मा, ये पाई ऊपर वाला, ये सिग्मा और ये पाई। और फिर बता रहा हूं पाई के साथ हाइब्रिडाइजेशन का तल्लक नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर के लिए है। 2 सिग्मा हो गए, यानी 2 सिंगल ये हो गए, 2 सिंगल ये हो गए, टोटल कितने हो गए सिंगल 4, 1 2 3 4 हो गए। अब Z की वैल्यू जो है आपके पास लॉन पेयर तो कोई नहीं है, तो टोटल कितनी आई 4, और 4 वैल्यू जार करती है sp3 को, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और sp3 कौन सी ज्योमेट्री रखती है, टेट्राहेड्रल सर जी। आगे जी एक और स्ट्रक्चर करते हैं, S इन SF6, S इन SF6 के अंदर, तो यहां पर हमें पता है कि S के साथ 6F अटैच है, 4 ऐसे, 4 ऐसे और एक ऊपर और एक नीचे, SF6। तो इसकी Z की वैल्यू लो जी। अब 6 के 6 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लोन पेयर कोई नहीं है, तो Z की वैल्यू 6 आएगी। Z की वैल्यू जब 6 आएगी तो sp3d2 होगी, sp3d2। बेटा ये Z और आपने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी हुई है S sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, और इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है ये याद करनी है, अभी मैंने स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई है, ये आपको आनी चाहिए, तब आप जान पाएंगे। अब 6 सिंगल बॉन्ड है, Z की वैल्यू 6, तो ये आपके पास आ रही है sp3d2, और इसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल सर जी, हमें पता है sp3d2 की जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल। अब इस तरह जी हम कुछ और कंपाउंड्स के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। कार्बोनेट NH3 वाटर, पहले लेते हैं जी वाटर, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन इन H2O, ऑक्सीजन के साथ एक H इधर अटैच, एक H इधर, एक
आप होता है इसके ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, ये जी। अब Z की वैल्यू ले जी, Z की वैल्यू यहाँ पर दो सिंगल बॉन्ड है, एक और दो लोन पेयर है, दो सिंगल बॉन्ड हो गए, दो लोन पेयर। फार्मूला आपको आना चाहिए, Z is equal to सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। मैं इतनी एग्जांपल करवा रहा हूं, ये ना आप कहेंगे ये कहां से सिंगल और लोन पेयर आए। सेंट्रल एटम के सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, सेंट्रल एटम के सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर को जमा करेंगे तो Z की वैल्यू आती है। तो ये जो सेंट्रल एटम के साथ दो सिंगल बॉन्ड है, दो लोन पेयर है, तो ये 4 आ गई। तो 4 में आपके पास Z जब 4 होगा sp3 टेट्राहेड्रल। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और आपके पास जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास NH3, N इन NH3 अमोनिया में N की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी। हम जानते हैं कि N के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं और एक लोन पेयर होता है। अब इसके लिए Z की वैल्यू, अब नाइट्रोजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक हो गया, और दूसरा एक लोन पेयर है सिर्फ, तो Z इज इक्वल टू सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में 3 सिंगल बॉन्ड एक लोन पेयर, ये 4 हो गए। तो 4 Z की वैल्यू जब 4 होगी तो कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो Z4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। देखें 4 कोनों वाली, 1 2 3 और चौथा ये आपके पास जो है लोन पेयर। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद एक और देखते हैं, कार्बोनेट्स, कार्बन इन CO3-2। अब कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जो है नेगेटिव अटैच होते हैं और एक डबल बॉन्ड के थ्री अटैच होता है, CO3-2। अब इसकी मालूम करते हैं Z की वैल्यू। अब सिंगल बॉन्ड कितने हैं, ऊपर एक सिग्मा होगा और एक, अब सिग्मा कितने हैं, यानी सिंगल बॉन्ड कितने, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड आ गए जी, और लोन पेयर कोई नहीं है, 0 है, तो इसके 3 आ गए। Z की वैल्यू 3, Z की 3 वैल्यू के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री कौन सी होगी, ट्राइएंगुलर। देखें 1 2 और 3 ट्राइएंगुलर, एंगल 120 का। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद आ जाए जी PCl5 ले लेते, P इन PCl5, P दरमियान में, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, ये आपके पास ट्राइगोनल, एक Cl ऊपर और एक Cl, ये इसके साथ 5 Cl इस तरह जुड़े होते। इसकी Z की वैल्यू लो जी, P की Z की वैल्यू। अब Z किस पर मुश्तमिल होता है, सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। अब जो आपके पास सेंट्रल एटम इसके साथ 5 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 और 5, लोन पेयर कोई नहीं है, प्लस 0 लोन, तो 5 आ गए। तो 5 जो है आपके पास वो होती है, Z की 5 वैल्यू sp3d देती है और ट्राइगोनल पाई पैरामीटर, ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, और ट्राइगोनल बाई पैरामीटर स्ट्रक्चर होगा। अब देखो 1 2 3 ट्राइगोनल, ऊपर नीचे 2 बार बाई पैरामीटर। तो ये आप इस तरह कोई भी स्ट्रक्चर ले लेंगे, उसके सेंट्रल एटम के सिंगल बॉन्ड नोट करें, लॉन पेयर उनको जमा करें, Z की जो वैल्यू आएगी वो यहां से
देखें कि Z किसके बराबर है, तो वो अगर 2 होगा तो sp, अगर 5 होगा sp3d, अगर 7 होगा तो sp3d3 होगा। तो इसके अलावा हमारे पास इसमें तो PO4 -3 के देख लेते हैं जी, फास्फोर्स की इन PO4 P कि एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और 3 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, ये हमें पता है, ठीक है। तो इसके Z की वैल्यू लेंगे। अब ये एक सिग्मा और पाई तो शामिल नहीं होता, हमें पता है सर जी, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए 1 2 3 और 4 सिंगल बॉन्ड है, लॉन पेयर कोई नहीं है, तो 4 वैल्यू है। तो ये आपके पास Z की जब 4 वैल्यू होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अच्छा बच्चा, बाद ये क्वेश्चन आ जाता है कि गिवन मॉलिक्यूल में हाइड्रो जो ऑक्सीजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं। तो देखें, पहले आपके पास कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन जो है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन जो है आपके पास इस हाइड्रोजन के साथ 2 कार्बन और अटैच होंगे यहाँ। तो बच्चों इसमें वो पूछेगा कि कौन सी कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। जरा नोट करो, ये पहले वाली कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया पहला, इसका दूसरा पाई तो हमने कैलकुलेट नहीं करना। अब इसके टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इस कार्बन के, 1 2 और 3, तो 3, इसके Z की वैल्यू 3 आ रही है, इसके 3 सिंगल बॉन्ड है, Z की वैल्यू 3 है, तो 3 के लिहाज से ये sp2 हाइब्रिडाइज। इसी तरह इसके देखें, इसके साथ एक इधर हाइड्रोजन अटैच है, इसके भी एक सिग्मा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये भी sp2 होगी। इस कार्बन को देखें, इस कार्बन के आप देखें कि इस कार्बन के साथ 3 है, ये दरमियान वाला सिग्मा, ये पाई और ये ऊपर वाला भी पाई। आप इसके टोटल सिंगल बॉन्ड कितने बनते हैं, एक ये दरमियान वाला, एक ये 2 सिंगल बॉन्ड बनते हैं। तो इसकी Z की वैल्यू 2 है, तो 2Z की वैल्यू ये sp हाइब्रिडाइज है, लॉन पेयर तो कोई नहीं है। अब इसकी वैल्यू देखें, इसकी भी आपके इसके पास भी 2 सिंगल बॉन्ड है, एक ये सिग्मा और एक ये, तो ये इसके पास 2 है, बकाया इसके 2 पाई हैं, पाई को तो हमने कैलकुलेट नहीं करना, तो 2 सिंगल होने की वजह से ये Z की वैल्यू 2, तो ये भी sp है। और ये वाली कार्बन, तो ये इसके साथ एक हाइड्रोजन और इधर अटैच होगा, तो 4, तो ये इसकी बताएंगे कितनी, एक सिग्मा ये 2 हो गए, ये तीसरा सिग्मा, चौथा इसका पाई है, तो इसके Z की वैल्यू 3 हुई, तो ये sp2 है। तो इसी तरह ये देखें, इसकी भी 3 हो जाती है, 1 2 3, ये सिंगल बॉन्ड, चौथा इसका पाई है, इसकी Z की वैल्यू, यानी इसमें सिंगल 3 बॉन्ड है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो ये भी आपके पास sp2 है। ठीक हो गया, आपने वो कैलकुलेट करना है कि वो कार्बन के Z की वैल्यू कितनी आती है। यहां पर आ जाए, ये पहली कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4, ये 4 सिंगल बॉन्ड है, लॉन पेयर कोई नहीं है, तो Z की वैल्यू क्या आ रही है, 4, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। ये कार्बन देखें, इसमें एक इसका सिग्मा है, 2 दूसरा पाई है। अब इसके पास टोटल सिग्मा सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3 हुए, Z किसकी वैल्यू कितनी हुई, 3, तो 3 वैल्यू पर ये sp2 हाइब्रिडाइज होगी, ये sp2। तो ये कार्बन कौन सी होगी, इसकी एक सिग्मा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा इसका पाई है, 3 सिंगल है, तो ये भी आपके पास sp2 होगी, इसकी Z की वैल्यू 3 आ रही है। इस तरह you can determine the hybridization of carbon in given molecule by calculating the value of कार्बन की आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू Z। तो जी आप ये आपके पास हमारे पास स्ट्रक्चरल मेथड जो है ये अब हमने खत्म किया। लेकिन अगर आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए, जिस तरह मैंने अभी आपको पहले कहा है, ज़ीनॉन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड, ज़ीनॉन हेक्सा फ्लोराइड, ऐसी स्ट्रक्चर आ जाती हैं जिनको आप नहीं जानते या अवेलेबल नहीं है, तो उस वक्त क्या करें, स्ट्रक्चर नहीं आती, स्ट्रक्चर आती है तो वो स्ट्रक्चर मेथड से कर लें, Z की वैल्यू निकाल लेंगे, स्ट्रक्चर आती है
अगर स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, नहीं आती तो क्या करें? तो उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है, फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला। तो जी आइए हम सुपर ट्रिक फार्मूला इस्तेमाल। तो सुपर ट्रिक फार्मूले के लिए z बराबर होता है हाफ इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस अगर नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो जितना होगा जमा कर दें, प्लस माइनस अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी तादाद को माइनस कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड, के मोनोवैलेंट एटम कितने अटैच्ड है। आपके पास हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो सिंगल वैलेंसी बनाते हैं, सेंट्रल एटम के कितने अटैच है। इस पूरे फार्मूले से Z की वैल्यू निकालनी है, फिर यहां से हम अंदाजा करेंगे वो कौन सी है। Z किसके बराबर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के कितने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तादाद को जमा कर देंगे। अगर ऐसा नेगेटिव चार्ज है कितना है तो उसको उसके अंदर जमा कर देंगे, माइनस अगर पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है उसके अंदर ये माइनस कर देंगे, और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट के एक बॉन्ड बनाने वाला एक एक एटम कितने अटैच है उसके अंदर जमा कर देंगे, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी Z की वो इधर कंपेरिजन करेंगे। तो हम पहले मालूम करते हैं जी ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर। तो इसके लिए Z की वैल्यू नोट करेंगे हाफ। अब ऑक्सीजन यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं है 0, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है 0। ऑक्सीजन के साथ कितने मोनोवैलेंट अटैच है 2 अटैच है, तो ये आपके पास आप देखोगे 2, ये 6 + 2 8, 8 के ऊपर 2 डिवाइड करें तो Z की वैल्यू 4 आती है। तो इसका मतलब Z जब 4 आया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। अब हम लेते हैं जी इसी तरह नाइट्रोजन इन NH3, NH3 के अंदर नाइट्रोजन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसके लिए Z की वैल्यू लेते हैं जी इक्वल टू, अब नाइट्रोजन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पहले आपने लिखना है हाफ लेना है ना टोटल का, तो इसके अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के। अच्छा इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज होता है नहीं 0, पॉजिटिव चार्ज होता है नहीं 0। अच्छा इसी तरह आप देखें कि आपके पास इसके साथ मोनोवैलेंट एटम कितने अटैच है, नाइट्रोजन के साथ 3 अटैच होते हैं हाइड्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड बनाने वाले 3 अटैच, तो टोटल ये कितना हो गया 5 + 3 8, 8 के ऊपर 2 डिवाइड करें तो 4 आता है। तो ये भी आपके पास Z की वैल्यू जो है नाइट्रोजन के लिए 4 आई है, तो ये 4 = sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये आपके पास रखता है टेट्राहेड्रल। ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं 1 2 और के, तो इसमें हम मालूम करते हैं IF7 IF7 के IF7 जो है मॉलिक्यूल उसके अंदर I की कितनी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, Z = हाफ जो I के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7। ठीक हो गया। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नेगेटिव नहीं होता, चार्ज पॉजिटिव नहीं होता, और इसके साथ ये I के साथ मोनोवैलेंट एटम जो F है वो कितने अटैच है 7 अटैच, तो 7 + 7 14, 14 पर 2 डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 7 है, और Z की वैल्यू 7 आ रही है, इसका मतलब है ये sp3d3 स्ट्रक्चर रखेगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इसकी जो ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल
बाई पैरामीटर होगी। ठीक है, इस तरह हम दीगर मालिक्यूल का भी मालूम कर सकते हैं। फास्फोरस का PCl5 में मालूम करें, इसकी Z की वैल्यू हासिल करें जी हाफ, और फास्फोरस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन P के ऊपर होते हैं वो 5 होते हैं, ये 5वें ग्रुप से तल्लुक रखता है। प्लस इसके मालिक्यूल के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता, कोई पॉजिटिव नहीं होता। ठीक हो गया, तो ये 0-0 हो जाएंगे। हाँ, फास्फोरस के साथ 5 मोनोवैलेंट क्लोरीन अटैच है, ये 5 हो गए। तो ये फास्फोरस के साथ कितने मोनोवैलेंट क्लोरीन अटैच है? 5। तो 5 ये हो गए। टोटल 10 के ऊपर 2 डिवाइड करें तो इसका ये 5 आता है। तो 5 Z की वैल्यू क्या होती है जी? sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3d ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। ठीक हो गया। आप कार्बोनेट के लिए Z की वैल्यू हासिल करते हैं जी, ये आपके पास हाफ कार्बन, कार्बोनेट के अंदर जो कार्बन है इसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। और अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है भाई? कार्बोनेट -2 सर जी, ये 2 जमा करते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मोनोवैलेंट एटम कोई अटैच है? नहीं है। डाइवैलेंट ऑक्सीजन अटैच है, वो हमने शामिल नहीं करना, तो इसलिए अब सिर्फ ये यहां तक महदूद हो गया। 4 + 2 6, 6 के ऊपर 2 डिवाइड करें 3 वैल्यू आती है, और ये हमें पता है कि ये sp2 ट्राइएंगुलर हो, ट्राइगोनल। ठीक है, Z की वैल्यू 3 आ रही है, 3 से मुराद sp2 होगा। अब PO4 इसके लिए Z की वैल्यू देखें जी, हाफ। Pb 5वें ग्रुप से वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके 5 ग्रुप से तल्लुक रखता है, इसके अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए जी। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -3, इसको जमा कर दीजिए। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं। अच्छा, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन वो आप इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, वो आपके पास सारे के सारे ऑक्सीजन अटैच है। तो ये टोटल आपके पास 8 के ऊपर 2 डिवाइड करें 4, ये आपके पास Z की वैल्यू 4 आ रही है इसके लिए, और Z की वैल्यू जब 4 होगी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल होती है, sp3 टेट्राहेड्रल होती है। अब देखिए S in H2S, इसके लिए Z की वैल्यू देखिए हाफ। अब S छठे ग्रुप का है, इसके ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो गए, और इसके अंदर इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं होता, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और लेकिन इसके साथ 2 मोनोवैलेंट एटम अटैच है। तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम की तादाद कितनी होगी? 2। तो 8 के ऊपर 2 डिवाइड करें 4, ये भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखेगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लिखेगा। N in NH3 Z = हाफ। अब आपके पास N की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता, कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इसके साथ 3 मोनोवैलेंट एटम अटैच है, वो हाइड्रोजन है। उनकी तादाद कितनी है? 3। 5 + 3 = 8, 8 के ऊपर 4 डिवाइड करें, ये आपके पास sp3। तो इस तरह बाय सुपर ट्रिक फार्मूला, जब आपको स्ट्रक्चर अवेलेबल ना हो तो आप क्या करेंगे? ये फार्मूला लें, जो सेंटर एटम है उसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो जमा करें, अगर माइनस चार्ज है वो उसमें ऐड करें। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो माइनस करेंगे, और उस सेंटर एटम के साथ मोनोवैलेंट एटम क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी तादाद कितनी अटैच है वो जमा करें, वो Z की जो वैल्यू आएगी वो इस तरह कंपेयर करके हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हैं। अब इस तरह हम 2-3 और की मालूम करते हैं, तो जिनकी स्ट्रक्चर हमें अवेलेबल नहीं होती, तो उसके बाद हमारा देखें जी। अब आपके पास जिस तरह ज़ीनान इन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड, ज़ीनान इन ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, या ज़ीनान इन ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड और ज़ीनान इन हेक्साफ्लोराइड, इसमें देखिए। अब आपके पास पहले ज़ीनान इन ज़ीनान डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड के अंदर ज़ीनान की
क्या हाइब्रिडाइजेशन? Z हाफ। जो ज़ीनॉन है ये 8वें ग्रुप से ताल्लुक रखता है बच्चों, 8वें से, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। और इसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, अच्छा कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अलबत्ता इसके साथ 2 मोनोवैलेंट फ्लोरीन अटैच है। ऑक्सीजन डाइवैलेंट होते हैं, जो मोनोवैलेंट ऑक्सीजन फ्लोरीन अटैच है, इनकी तादाद 2 है। तो 8 + 2 10, 10 के ऊपर 2 डिवाइड करें तो 5 आ, इसके Z की वैल्यू 5, और 5 जो Z की वैल्यू के लिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल बाइपैरामिडल इसकी स्ट्रक्चर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d और स्ट्रक्चर इसकी ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। ठीक हो गया। तो अब ज़ीनॉन इन हेक्साफ्लोराइड Z = हाफ, यहां भी ज़ीनॉन के ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कोई पॉजिटिव नहीं, अलबत्ता ज़ीनॉन के साथ 4 मोनोवैलेंट फ्लोरीन अटैच है, 4, ये आ जाएगा 12, 12 के ऊपर 2 डिवाइड करें 6, तो 6 वाला आपके पास होता है sp3d2। तो ये आपके पास 6 वाली जो sp3d2 होगा हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। अब आपके पास आ गया ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, इसकी Z की वैल्यू लें हाफ, इसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन 8 और जो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अलबत्ता ज़ीनॉन के साथ 6 मोनोवैलेंट फ्लोरीन अटैच है। तो 8, 6, 14, तो 2 डिवाइड करें 7 आती है, Z की वैल्यू 7, और 7 से मुराद जो है वो sp3d3 है, sp3d3Z की वैल्यू, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी और इसकी स्ट्रक्चर होगी पेंटागोनल बाइपैरामिडल। क्या होगी? पेंटागोनल बाइपैरामिडल। तो इस तरह जब स्ट्रक्चर मालूम है तो स्ट्रक्चर वाला फार्मूला Z का लगाएं तो आप मालूम करें। अगर आपको स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप सुपर ट्रिक फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हैं। तो पार्ट ए में हमने आपको बेहतरीन हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट, थ्योरी, मेथड दिया, और दूसरे में हमने इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, और हमने स्ट्रक्चर मेथड का इस्तेमाल किया हाइब्रिडाइजेशन पाने के लिए, और सुपर ट्रिक फार्मूला इस्तेमाल करके आप हाइब्रिडाइजेशन का मालूम कर सकते हैं। दोनों वीडियो आपको जबरदस्त कांसेप्ट दे रही हैं, तो आपने इन दोनों वीडियोस को देखना है। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट चाहते हैं तो खुश रहें, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।